कहते हैं कि समय का बदलते वक्त नहीं लगता। इजराइल के साथ वही हो रहा है। सोचिए, पिछले 75 साल से इजराइल अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था। वो अपने आप को टेक्नोलॉजी का हीरो समझता था, आयरन डोम का मास्टर समझता था और पेगासस बेचता था। लेकिन अब वो इजराइल घुटनों पर है। जिस फिलिस्तीन को 75 साल उसने आतंकवाद कहकर बदनाम किया, उस फिलिस्तीन के साथ आज दुनिया खड़ी है और दुनिया को पता चल गया है कि दरअसल असली आतंकी बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली फौज है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध का 42वां दिन। मैं रोज नेशनल दस्तक पर इजराइल फिलिस्तीन की खबरें चलाता हूं। लोगों को लगता है कि व्यूज़ के लिए या आप देखें इसलिए, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसको छोड़ा है। सोचिए, मैंने सीमा हैदर की खबरें नहीं चलाई क्योंकि मुझे उसमें खबर नहीं दिख रही थी, वो चटकारा था। सीमा हैदर और सचिन का मामला एक पर्सनल मामला था जिससे देश का कोई लेना देना नहीं था। वो एक दो व्यक्तियों के निजी संबंध थे, उससे इस देश के किसी कम्युनिटी समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने मौर्या की खबर नहीं चलाई, जिस तरह से दुबे और मौर्या के एसडीएम मौर्या, महिला मौर्या थी, मैंने उनके निष्ठा का सम्मान किया। उसमें भी टीआरपी थी, उसमें भी व्यूज़ थे, मैंने नहीं चलाया। मेरे लिए खबर वो है जिसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार है, जिसमें इंसानियत है। मैं टीवी अखबार की तरह उस भगदड़ में शामिल नहीं हूं जहां सिर्फ और सिर्फ जाति का एजेंडा चलाया जाता है, जहां सत्ता से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहां भी इंसानियत खतरे में है, जहां भी सत्ता अत्याचारी हो रहा है और जहां भी कमज़ोर को दबाया जा रहा है, वो आप तक पहुंचाया जाए। और मैं इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध इसलिए चला रहा हूं कि इसका सीधा सीधा संबंध कमज़ोर और मजबूत के बीच जंग से है। जैसे भारत में आदिवासियों को नक्सलवादी कह दिया जाता है मनुवादी मीडिया के द्वारा, और आज तक हो रहा है। जैसे भारत में दलित पिछड़ों को उग्रवादी कह दिया जाता है, जैसे मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, जैसे आज भी भारत में जो आदिवासी हैं वो जल जंगल के मालिक हैं, लेकिन वहाँ खनन कोई शहरी सवर्ण अमीर कर रहा है। इसलिए मैं इस व्यवस्था के बारे में आपको बताता हूँ और यही मुझे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में लग रहा है। सोचिए, 75 सालों से हम लोग सुनते आ रहे थे कि इजराइल बहुत बड़ा तोप है, इजराइल बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड है, इजराइल के पास ये जहाज़ है, वो जहाज़ है, हथियार है। सच्चाई है कि वो अमेरिका के हथियार का एक ब्रोकर था, दलाल था। और सोचिए, जब फिलिस्तीन को आज तक क्या कहा गया कि फिलिस्तीन आतंकी देश है, हमास आतंकी है, लेबनान आतंकी है, हिजबुल्ला आतंकी है, यमन आतंकी है, सीरिया आतंकी है, अफगानिस्तान आतंकी है, लेकिन आज वो सारे परसेप्शन टूट रहे हैं। तालिबान एक व्यवस्था है जो अफगानिस्तान में सरकार चला रही है, जैसे भारत में एक चुनी हुई सरकार चल रही है। बहुत सारे ऐसे खाली देश है जहां चुनाव नहीं होता है, वहां एक राजशाही है। और भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध है, जैसे भारत की मीडिया तालिबानी लिख देती है। ये सही नहीं है। आज तालिबान के साथ भारत के अच्छे संबंध है। अफगान के लोग भारत का सम्मान करते हैं, उनकी एक व्यवस्था है। हम सिर्फ अमेरिका के दबाव में सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद का मतलब होता है जब कोई व्यवस्था दूसरे देश के नागरिकों को मारे या दूसरे देश पर हमला करे तो उसको आतंकवाद कहा जाता है। आज अफगानिस्तान और तालिबान किसी पर हमला नहीं कर रहा है, वो हमले का पीड़ित रहा है। अमेरिका ने जब चाहा अपनी मर्जी से, चाहे कभी इराक को उसने आतंकी कह दिया, सद्दाम हुसैन को आतंकी कहा, उसकी सरकार को नोच डाला। गद्दाफी को आतंकी कह दिया, लीबिया को आतंकी कह दिया, उस सरकार को नोच डाला। कभी उसने वियतनाम पर हमला कर दिया, कभी उसने तालिबान पर हमला कर दिया। कल फाजिल अहमद ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर तालिबान से प्रॉब्लम थी तो अफगानिस्तान के लोगों को क्लस्टर बम से क्यों मारा? कहाँ लादेन पाकिस्तान में निकला? हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं और उसमें पाकिस्तान सबसे पहला देश है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में साफ है कि फिलिस्तीन और हमास जो है एक चुनी हुई व्यवस्था है और हमास यूनाइटेड नेशंस के किसी भी लिस्ट में आतंकी संगठन नहीं है। नहीं, भारत सरकार की नज़र में वो आतंकी संगठन है। भारत सरकार उसी को आतंकवादी संगठन घोषित करता है जो भारत के हितों के खिलाफ हो, या यूनाइटेड नेशन उसको आतंकवादी संगठन घोषित करता है जो दुनिया में मानवता के हितों के खिलाफ हो। अमेरिका अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से किसी को अच्छा किसी को बुरा कहता रहता है।
तो सोचिए, इजराइल ने आज तक परपंच झूठ फैलाया मनुवादी मीडिया की तरह कि हमास आतंकी है, इजराइल आतंकी है, लेकिन अब साफ हो गया है कि 20 लाख लोगों को बेघर इजराइल ने किया। गजा पट्टी को मलबे में तब्दील इजराइल ने किया, बच्चों को इजराइल ने मारा, महिलाओं को इजराइल ने मारा, बूढ़ों को इजराइल ने मारा। तो हमास कैसे आतंकी, फिलिस्तीन कैसे आतंकी? और आज फिलिस्तीन के साथ 145 देश खड़े हैं। लेकिन सोचिए अमेरिका की दोगली नीति, हिपोक्रेसी। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए सबके मन में सिंपैथी थी कि रूस ने अत्याचार कर रहा है, रूस एक मजबूत देश है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है। लेकिन इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को जमकर हथियारों की सप्लाई की और वो युद्ध आज भी चल रहा है और रूस फंस गया। उसी तरह से रूस उसका बदला ले रहा है और अब वो इजराइल के खिलाफ सीरिया को, लेबनान को, यमन को, और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को, हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इसमें रूस और चीन भी मिला हुआ है और ये भी मदद कर रहे हैं। अमेरिका को ये बात समझ में आ गया कि अब खाड़ी देश में उसके सैनिक अड्डे नहीं रह पाएंगे, उसका साजो सामान नहीं रह पाएगा, उसका व्यापार नहीं चल पाएगा। अमेरिका खाड़ी देशों को वैसे ही चला रहा है जैसे भारत में आदिवासी इलाकों में खनन सवर्ण बिजनेसमैन करते हैं। उसी तरह से अमेरिका पूरी दुनिया के खाड़ी देशों का तेल पर कब्जा किए हुए है, कुआं खाड़ी का, तेल खाड़ी का, जमीन खाड़ी की, लेकिन उसको कंट्रोल अमेरिका करता है। और सद्दाम हुसैन और गद्दाफी इसी में रोड़ा था, इसलिए अमेरिका ने उन दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन अब अमेरिका के राह में और भी रोड़े हैं। पहले ईरान रोड़ा बना, अब सऊदी अरबिया रोड़ा है, अब कतर रोड़ा है, और सारे खाड़ी देश एकजुट हो गए। सोचिए, पहली बार खाड़ी देश एकजुट हुए हैं। खाड़ी देशों पर आप अत्याचार या जुल्म के साथ खड़ा होने का आरोप नहीं लगा सकते। सोचिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी 75 साल पुराना है। पूरी दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता है, अमेरिका हमेशा खड़ा होता है। उसकी कोशिश है कि भारत को कंट्रोल किया जाए। आज तक एक भी मुस्लिम खाड़ी देशों ने नहीं कहा कि पाकिस्तान सही है, चाहे संसद में या यूनाइटेड नेशंस में या कहीं भी ग्लोबली। भारत ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। भारत ने हमेशा अपनी सीमा की सुरक्षा की है और हमेशा आतंकवाद को पनाह पाकिस्तान ने दिया और तमाम आतंकी संगठनों को पाला और पोसा पाकिस्तान ने, और इसी वजह से खाड़ी देशों ने हमेशा भारत का साथ दिया। आज सबसे ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरता है और सबसे अच्छे हमारे रिश्ते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि इजराइल फिलिस्तीन में पूरा का पूरा खाड़ी देश आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है? क्योंकि दुनिया को पता चल गया। और सोचिए, भारत इतना आतंकवाद झेल रहा है, भारत आतंकवाद झेल रहा है उस 75 सालों से। उसके बाद भी भारत ने कभी आम पाकिस्तानी पर बमबारी नहीं की, हमला नहीं किया। जब भी पाकिस्तानी सेना ने गुस्ताखी की करगिल में, उसको करारा जवाब दिया गया। जब भी लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की, गुस्ताखी की, उसको करारा जवाब दिया गया। किसी भी आम पाकिस्तानी नागरिकों को टच नहीं किया गया। और सोचिए, आज भी आतंकवाद इतना पाकिस्तान भेज रहा है भारत को, लेकिन कभी भी भारत ने किसी आम पाकिस्तानी को, निर्दोष पाकिस्तानी को नहीं मारा। लेकिन इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, निर्दोष बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है, अस्पतालों पर बम गिरा रहा है, राहत कैंपों पर बम गिरा रहा था। और यही वजह रही कि पूरा खाड़ी देश और पूरी दुनिया भी इजराइल के साथ खड़ा है। एशिया में एक देश नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। अमेरिका मात्र इजराइल के साथ खड़ा, और अब तो भारत ने भी फिलिस्तीन के साथ देना शुरू कर दिया, वोट कर रहा है। तो सोचिए किस तरह से जब अमेरिका फंसने लगा तो अब वो चीनी राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुला रहा है और कह रहा है कि तुम रूस का साथ छोड़ दो। लेकिन चीन ने कहा कि पहले तुम इजराइल का साथ छोड़ो। चीन की दरअसल नीयत अच्छी नहीं थी। चीन सोचता था कि भारत जैसे ही इजराइल के साथ खड़ा होगा, वो फिलिस्तीन के साथ दिखेगा, हथियारों की सप्लाई करेगा और खाड़ी देशों के बिजनेस पर कब्जा कर लेगा। ईरान से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हमेशा से भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन मजबूत रहा है और वो तमाम देश जो अमेरिका से प्रताड़ित रहे हैं वो भारत के साथ रहे हैं। और भारत हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ रहा है। ये भारत की साख है, ये भारत का सम्मान है, ये भारत की विदेश नीति की दुनिया में प्रतिष्ठा है, जैसे भारतीय सेना की, भारतीय शांति सेना की प्रतिष्ठा इस पूरी दुनिया में है। भारतीय सेना पर कभी कोई आरोप नहीं लगते हैं, कभी कोई दाग नहीं लगता है। और पूरी दुनिया में जब कहीं जंग होता है तो लोग कहते हैं कि भारत की शांति सेना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं बच्चों पर अत्याचार नहीं करते हैं। तो ये है भारत की साख, चाहे विदेश नीति हो चाहे भारत की सेना हो।
लेकिन सोचिए इजराइल की क्या साख रह गई। इजराइल आज नेस्तनाबूद हो रहा है, निर्दोष लोगों को मारकर वो फंस गया और अब चारों तरफ से उस पर हमले हो रहे हैं। इजरायली फौज मारी जा रही है, इजराइल के शहरों पर हमले हो रहे हैं और 80 लाख लोगों को इजराइल ने फंसा दिया है। 20 लाख लोगों को, फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है, गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन अब 4 देश इजराइल पर हमला कर रहे हैं। फिलिस्तीन पर के पक्ष में हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, जो यमन का जो लेबनान का लड़ाका है लगभग 4 से 3 लाख। हूती हमला कर रहा है जो यमन का लड़ाका है। सीरिया इस युद्ध में शामिल है और ईरान अब पूरी तरह से इस युद्ध को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अब इजराइल के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना आयरन डोम बचा है, उसकी तंग खस्ता हाल हो गया अर्थव्यवस्था की, उसके पास तेल नहीं है। और खाड़ी देश ने साफ कहा है अमेरिका को कि इजराइल का साथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हें बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ताज़ा अपडेट ये है कि अब इजराइल सरेंडर कर चुका है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। सोचिए, ये भी साफ है कि ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू का किया धरा है। उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए 20 लाख निर्दोष फिलिस्तीनियों की मौत को जिंदगी मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन जिस तरह के हालात बने, यूनाइटेड नेशन में लगातार बातचीत हो रही है और अब वोटिंग भी होगी। 5वां मौका है जब शांति सीज फायर के लिए वोटिंग होगी और इस बार इजराइल ने अगर कोई चूक की तो उसके पास ये अंतिम मौका होगा। लेकिन ये बात साफ है कि इजराइल को अगर समझौता तभी हो पाएगा क्योंकि हमास सबसे ज़्यादा मजबूत हो गया है। दुनिया फिलिस्तीन के साथ है, पूरे फिलिस्तीनी हमास के साथ है और हिजबुल्लाह और पूरा खाड़ी देश और दुनिया अमेरिका को छोड़कर सारे देश उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। ऐसे में समझौता अब इसी शर्त पर होगा कि 1-1 इंच फिलिस्तीन की लौटाई जाए, हर जान माल की हानि का जिम्मा जो है वो इजराइल ले और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर हो। ये साफ है कि जो डिक्टेटरशिप का हिटलर का हुआ था वही हाल बेंजामिन नेतन्याहू का होने जा रहा है और युद्ध के 42वें दिन अब कंगाली के कगार पर इजराइल खड़ा है। फिलिस्तीन जितना बर्बाद होना था, जितना 75 साल से उसने तकलीफ़ें झेली, उतना किसी देश ने नहीं झेला होगा, किसी नागरिक ने नहीं झेला होगा। लेकिन अब इजराइल की इंतहा हो गई है और हर आतंक का अंत होता है और इजराइल के आतंक का अब अंत होता दिख रहा है और देर सवेर इजराइल सरेंडर करेगा और उन तमाम नुकसानों की भरपाई करनी पड़ेगी जो उसने अब तक किया है। रूस जिस तरह से हथियारों की सप्लाई कर रहा है इजराइल पर, जिस तरह से फिलिस्तीन, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान हमले कर रहा है, इससे साफ है कि अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है और इजराइल चरमरा गया। तो सोचिए, युद्ध की विभीषिका, युद्ध से किसी का भला नहीं है, इसीलिए युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। भारत का स्टैंड का सब स्वागत कर रहे हैं और पूरी दुनिया इजराइल पर थू थू कर रही है और अब इजरायली खुद बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं। इजरायलियों की गिरफ्तारी करवा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी जवान, उसके सेना के जवान मारे जा रहे हैं और चारों तरफ से जब ग्राउंड की लड़ाई में हमास के सामने और हिजबुल्लाह के सामने, हूथी के सामने, ईरान के सामने इजराइल कहीं नहीं टिक पा रहा और वो मारे जा रहे हैं। और सच्चाई यही है कि अमेरिका ने जब साथ छोड़ दिया है तो इजराइल को सरेंडर करना होगा और इस युद्ध का अगर कोई एकमात्र दोषी है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। ये भी कहा जा रहा है कि हमास के बहाने खुद इजराइल पर बेंजामिन ने हमला करवाया, खुद अपने ही लोगों को बंधक बनवाया और उसके बाद फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है, 75 सालों तक प्रोपेगेंडा और झूठ का शिकार पूरी दुनिया को बनाया गया, फिलिस्तीन आतंक है या आतंकवाद है हमास, ये मीडिया के दम पर। लेकिन अब अल जजीरा जैसे चैनल और सोशल मीडिया ने फिलिस्तीन को इजराइल को बेनकाब कर दिया और फिलिस्तीन के बारे में साफ हो गया कि वो एक पीड़ित देश है जिस पर कब्जा भी किया गया और जिसको बदनाम भी किया गया। और आज इसीलिए शायद पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन सवाल है कि जो 15 लाख निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं उसका हिसाब इजराइल को देना पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बेंजामिन नेतन्याहू को। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।